सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी महासचिव ने ट्वीट किया है और बीएल संतोष ने इस फैसले का स्वागत करते हुए लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनारक्षित वर्गों के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा और बीएल संतोष ने पीएम मोदी को इस फैसले के लिए श्रेय दिया है। संतोष ने यह भी लिखा कि ये नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण की दृष्टि है और ये सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा बढ़ावा है। बीजेपी महासचिव बीएल संतोष का ये ट्वीट सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले का स्वागत करते हुए, साथ ही उन्होंने इस फैसले के पीछे नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण की दृष्टि को भी श्रेय दिया है। एआईबीए के चेयरमैन डॉक्टर आदिश अग्रवाल सीनियर लॉयर हैं, मेरे साथ इस बुलेटिन में लाइव जुड़ रहे हैं। आदिश अग्रवाल जी, सबसे पहले ये जो तमाम प्रतिक्रिया आ रही है आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर, इन्हें पर्सपेक्टिव में रखना बहुत जरूरी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फैसला गलत है और जो आज जुडिशरी का भी फैसला आया 3-2 के मार्जिन से ही फेवर में आया है। आप इस फैसले को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता का भी, हमको ये सोचना चाहिए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम के हालात में वो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ठीक था। उस टाइम जब जो भी चीज कोई भी काम करा जाता है उस टाइम के हिसाब से करा जाता है, परंतु हालात के चेंजेज होने के कारण से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी अमेंडमेंट लाए गए। कितने अमेंडमेंट आ गए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो मोदी सरकार ने भी ये अमेंडमेंट लाए। क्यों लाए? कि जब ये देखा कि और सबको, तो जो हमने एससी को, एसटी को, हमने ओबीसी को वो कर दिया और इतनी डिमांड देश में एक बड़ा वो हो रहा था, दंगे फसाद हो रहे थे कि जो असली जो वीकर सेक्शन है उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो ये सोच के कि इनके साथ होना चाहिए। और ये बात भी सही है कि शुरू में जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि 50% पे एक लगाम लगा दी गई थी, वो बिल्कुल उस टाइम के हालात से बिल्कुल सही था। परंतु डिमांड जब पब्लिक के आम देखा जाता है कि हालात क्या है देश के, गरीब आदमी जो अपर कास्ट का है परंतु उसको कोई भी सहूलियत नहीं है, उसे नौकरी नहीं मिल पा रही है, उसको पढ़ाई में मौका नहीं मिल रहा है, तो मोदी जी ने ये अमेंडमेंट लाके एक कोशिश करी। डॉक्टर आदिश अग्रवाल, वो जो 50% सीलिंग लिमिट की बात हो रही है उसके ऊपर भी विवाद चल रहा है कि क्या उसका उल्लंघन किया गया है इसे अकोमोडेट करने के लिए? हाँ, वो विवाद गलत है। वो उस हालात में कोर्ट ने बोला, परंतु कोर्ट ने आज ये माहौल देखा कि भाई इनको भी सरकार की मंशा, पहली सरकार की मंशा नहीं थी कि वो इस तरीके का के कानून नहीं, अमेंडमेंट नहीं लाए। उन्होंने अमेंडमेंट करके इसको बढ़ाया और इसके 10% ये रिजर्वेशन करी। अब सुप्रीम कोर्ट में ये देखा गया कि ये जो कानून सरकार अमेंडमेंट करके ये 10% रिजर्वेशन की है ईडब्ल्यूएस के लिए, ये सही है या नहीं है। उस चीज को आज के हालात में जो है वो बिल्कुल सही माना गया। विचार घर में भी एक किसी के इकट्ठे हुए नहीं होते हैं, और ये जो जजेज आते हैं हमारे डिफरेंट स्टेट से आते हैं, डिफरेंट विचारधारा होती है। इसी चीज को आधे गिलास में पानी है, कोई मैं कहूँगा इसमें आधा गिलास पानी भरा हुआ है, कोई ये कहेगा कि आधा गिलास खाली है। ये हर एक आदमी का सोचने का तरीका है। परंतु हिंदुस्तान में डॉक्टर आदिश अग्रवाल, कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इस फैसले को लेकर जिनकी बारीकियों के बारे में आपसे बात करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसका रुख कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस फैसले पर देवेंद्र फडणवीस का भी बयान आया है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार जताया है। अपनी प्रतिक्रिया में देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, कह रहे हैं कि बहुत आभार है सुप्रीम कोर्ट का इस फैसले पर। जो उन्होंने प्रतिक्रिया दी है वो सुनिए। मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आर्थिक रूप से जो दुर्बल है ऐसे समाज घटक को जो आरक्षण दिया था, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण, आज उसको हरी झंडी ये सुप्रीम कोर्ट ने दी है। इसके कारण समाज में जिनको
जातीय आधार पर आरक्षण नहीं मिलता, किंतु जो सचमुच में गरीब है ऐसे लोगों को भी 10% आरक्षण प्राप्त हो रहा है। उनके लिए भी पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए अभी रास्ते खुल रहे हैं। ये बहुत महत्व की बात है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में मराठा आरक्षण का प्रश्न लगातार चल रहा है, उस पर हमारा वर्किंग चल रहा है, लेकिन तब तक हमारे मराठा समाज को भी इसके तहत आरक्षण मिलने वाला है। अल्पसंख्यकों में भी जो बहुत गरीब हैं उनको भी आरक्षण मिलने वाला है। बाकी भी जिनको जातीय आधार पर आरक्षण नहीं मिलता उनको भी 10% में आरक्षण मिलने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही माइलस्टोन इस प्रकार का ये जजमेंट हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो हर वर्ग की प्रतिक्रिया इस फैसले पर लेना इस वक्त बहुत जरूरी है। आपने सुना देवेंद्र फडणवीस को। अतुर हुसैन साहब मेरे साथ इस वक्त बुलेटिन में जुड़ रहे हैं, डॉक्टर आदिश अग्रवाल भी बुलेटिन में है। अतुर हुसैन साहब, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपका क्या कहना है इस फैसले को लेकर। कुछ लोग इसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि फैसला गलत है, लेकिन एक तरफ हमने गृह मंत्री की भी प्रतिक्रिया सुन ली। उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ आपको बदलाव लाने जरूरी है ताकि सोसाइटी के हर वर्ग को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। गलत क्या है? देखिए, ये फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है और स्प्लिट वर्डिक्ट है, तो कहीं ना कहीं तो बहस उनके वर्डिक्ट के जो भी उसमें अभी फाइनल जो आएगा उसके हिसाब से तो उस पर डिबेट तो होगा। पर जहां तक जो बहस रही जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के समय पार्लियामेंट में, तो जिस तरह से पॉलिटिकल क्लास ने इसका समर्थन किया था और उसके बाद जो बहस रही सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों द्वारा, सॉलिसिटर जनरल और हमारे अटॉर्नी जनरल ने जो बात रखी, तो जिसमें इक्वालिटी की बात के प्रिंसिपल पे ही थी सारी बहस बनी। अब ये रखना है कि सरकार का दायित्व है कि जो संदेह उन समाजों में है जहां ऑलरेडी रिजर्वेशन रहा है, तो उस संदेह को दूर करें। तो उनमें जो नियुक्तियां हैं उसमें ये कहीं से भी ये ना जाए कि ईडब्ल्यूएस कोटा जो अब 10% का है वहां से कोई डाइवर्जन हो रहा है उन नियुक्तियों में, या जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे एडमिशंस में, तो इस पे थोड़ा सा फोकस करना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप रेज कर रहे हैं अतुर हुसैन। मैं इस पॉइंट पर डॉक्टर आदिश अग्रवाल का व्यू जानना चाहूंगी। और सर, ये जो कंसर्न रेज किया है अतुर हुसैन साहब ने, ये बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोटा है, जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, उनका क्या होगा इसके आते, और कौन एग्जेम्प्ट होगा, किसको फायदा मिलेगा, कौन इससे बाहर आ जाएगा? ये जो मेरा ये सोचना है कि जो 50% SC ST OBC उनका तो वही एज इट इज रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ उनका कोई कम नहीं करा गया है। तो 50+10% होगा। कुछ उसके ऊपर 50% के अलावा जो जनरल पब्लिक को जो 50% जनरल कोटा था उसमें से 10% और जो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए रिजर्व कर दिया है। तो एक तरीके का 60% हो गया। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि उस टाइम जब क्यों नहीं बढ़ाया गया। हाँ। ये अलग अलग टाइम की बात है। अलग अलग जब समाज में जब ऐसी डिमांड होती है, देखा जाता है कि इस तरीके के आदमी पिछड़े रह गए हैं। अब सरकार ने SC ST OBC को बढ़ाने का काम किया, उसके बाद जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो हैं वो नहीं उभर पाए हैं, उनमें बड़े जल्द से जुलूस ये चीजें चलती रही। ये अच्छी सफाई आपने दी है और ये बहुत महत्वपूर्ण बात की है डॉक्टर आदिश अग्रवाल ने, जो सफाई दी है कि 50+10% अब ये कोटा हो जाएगा, यानी जो एक्चुअल जनरल कैटेगरी है वो अब 40% है। अतुर हुसैन, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या इसे इस नजरिए से देखा जा रहा है कि सरकार की तरफ से ये एक शॉर्ट टर्म प्लान है पुअर कैटेगरी को प्लीज करने के लिए? क्या कोई और तरीका है कोटा सिस्टम के अलावा जिसके जरिए ये मकसद हासिल किया जा सकता है कि सबको इस देश में समान अपॉर्चुनिटी मिले? बिल्कुल, मतलब जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है जिसमें समानता पे जोर है, तो ये उस पे ही ये सारी बहस है, और जो इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है उसकी बहस है। पर दूसरी तरफ जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात जब कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी में इन्वोक किया तो उसमें ये बहस दूसरे पक्ष की तरफ से रखी जा रही है। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है
उन ऑलरेडी रिजर्व कैटेगरी में, तो उनको कैसे बाहर किया जाए। तो ये डिबेट इस पे बनता है। तो ये तभी एड्रेस होगा जब हमारे यहाँ जितनी भी नौकरियां निकले उसमें बहुत ईमानदारी से, जहां भी नियुक्तियां हों उसमें 50%, उसके बाद ये 10%, तो उसमें कहीं से ये ना लगे कि कोई भी कोटा एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। पर ये एक और ये बात गौरतलब है। आप दोनों को रिक्वेस्ट करूंगी, आप मेरे साथ बने रहिए। जब 2019 में ये कोटा प्रपोज किया गया था, तब कम से कम 40 पिटिशनर पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट इसका विरोध करने के लिए। तो इस पर जो ये विवाद है या बातचीत है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसका रुख कर लेते हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का रिएक्शन आया है। उन्होंने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी बनी ही थी गरीबी और असमानता को दूर करने के लिए। इंदिरा गांधी ने तो गरीबी हटाओ का नारा ही इसलिए दिया था। यही नहीं, हमने संसद में भी इस बिल का समर्थन किया था। बीजेपी सिर्फ 2019 चुनाव में फायदे के लिए यह बिल लेकर आई थी। तो अपनी पार्टी का बचाव करते हुए और अपनी पार्टी को गरीब विरोधी का टैग हटाते हुए प्रमोद तिवारी का रिएक्शन आया है, सुनिए। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के सीनियर नेता प्रमोद तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। तिवारी जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक आधार पर आरक्षण का मामला जो था, केंद्र सरकार का जो मामला था, उसको हरी झंडी दी है। 3-2 से उसको मान लिया गया है कि वो सही है और आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का क्या पक्ष है इस मामले में? कांग्रेस पार्टी बनी ही थी आजादी और गरीबी की असमानता को दूर करने के लिए, और 1971 में तो इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ के संकल्प के साथ ही एक अथक यात्रा शुरू की थी। बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण, पेपर्स के खात्मा, ये सारी उसी दिशा में कदम उठे थे। और हमारा स्टैंड तो पार्लियामेंट में आ गया था। हमने समर्थन किया था, क्योंकि हम मानते हैं गरीब की कोई जात नहीं होती। वो हर धर्म, हर जात में जो गरीब है उसको सीधा लाभ मिलना चाहिए। पर भाजपा की नीति और नियत पर सवाल उठाता हूं मैं। 5 साल सोते रहे। 2019 में जब चुनाव 100 दिन रह गया तब आप लाए थे चुनावी बैतरणी के लिए। और आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह 3 और 2 में विभाजन हुआ है, उससे भी साफ हो गया कि आपने जो ड्राफ्टिंग की थी इस नियत से की थी कि स्ट्राइक डाउन कर जाए। तीसरा, नौकरियां कहाँ हैं? 47 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी। अरे आपने सेना को भी 4 साल के नौकरी के बाद 22-23 साल के नौजवान को रिटायर कर दिया और पेंशन भी नहीं। तो कुल मिलाकर हमारा जो स्टैंड पार्लियामेंट में था वही कायम है। तो प्रमोद तिवारी अपनी पार्टी को बचाते हुए, अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं। अपने दोनों गेस्ट के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले इस मामले में जो याचिकाकर्ता है वरुण ठाकुर, उनका क्या कहना है, आइए पहले वो सुन लेते हैं। तरीके से आज जो जजमेंट आया है, जो 103 अमेंडमेंट था उसको चैलेंज किया गया था, क्योंकि 103 अमेंडमेंट में ये एक्सक्लूड कर दिया था ओबीसी, SC, ST को। तो ये वायलेट कर रहा था आर्टिकल 14 को, राइट टू इक्वलिटी को। इस इशू को लेके याचिका फाइल हुई थी कि आप आर्थिक आधार पर आरक्षण दीजिए, मगर जिस तरीके से एक्सक्लूजन हुआ है ये गलत हुआ है। जिसको माइनॉरिटी जो व्यू आया है चीफ जस्टिस और जस्टिस रविंद्र भट्ट का, उन्होंने इस चीज को माना है। तो चलिए, तो वापस चलते हैं अपने दोनों गेस्ट के पास। डॉक्टर आदेश अग्रवाल, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, खासतौर से जो प्रवक्ता है पॉलिटिकल पार्टीज के, लगता है इस डिबेट को पॉलिटिकल कलर देने की कोशिश की जा रही है, लीगल एस्पेक्ट्स पे ध्यान न देते हुए। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जब ये बिल आया था पार्लियामेंट में तब हमने इसका सपोर्ट किया था, लेकिन बीजेपी सिर्फ उस तबके को खुश करने इस बिल को पुश कर रही है। तो इसमें गलत क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी जो है अपने कार्यकाल में जो नहीं कर पाई बीजेपी ने कर दिखाया, इसका ज्यादा दुख है? यही दुख है। और जो पहले जो वो थे कांग्रेस के जो वो थे, उन्होंने कहा कि जी उस टाइम जो है सुप्रीम कोर्ट ने नहीं अलाउ किया, वो दूसरे एस्पेक्ट पे था, वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, ईडब्ल्यूएस का नहीं था। तो उनको ये लगता है कि मोदी सरकार अमेंडमेंट भी ले आई और अमेंडमेंट को अपने आदमियों से अपोज कराकर जो है कोशिश करी इसको रुकवाने की,
क्योंकि इससे आम जनता का जो वीकर सेक्शन है उस पर उसको रिलीफ मिलेगा। और एक और चीज मैं बता दूं जी, ये केवल आज क्वेश्चन ये वाला, जब ये वीकर सेक्शन को मिल गया है ये बेनिफिट, कल को ये डिमांड आने वाली है ओबीसी एससी एसटी में भी वीकर सेक्शन को प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि नौकरी है, मान लो 200 नौकरी है और वहां जो क्वालिफाई कर रहे हैं 300 आदमी कर रहे हैं, तो उसमें 300 में से जो वीकर सेक्शन है उनको पहला प्रायोरिटी दी जाए। जैसे यहाँ पर रिजर्वेशन हो गया, कल को इस तरीके डॉक्टर आदिश अग्रवाल, अब यहाँ पे समस्या खड़ी होती है। सर, आपने खुद हाईलाइट किया यहाँ पे। अतहर हुसैन, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, यहाँ पर समस्या खड़ी होती है जब आपके 60% जॉब्स या जो भी फैसिलिटी मिलेंगी इस कोटे के चलते इतनी ज्यादा रिजर्वेशन वाली कैटेगरी में आ गई है, तो कंपार्टमेंटलाइजेशन जो होगा उससे कैसे बचा जाएगा? और वो भी एक कंसर्न था जो डिसेंटिंग जजेस ने रेज किया था। आपने जब उन्होंने अपना वर्डिक्ट सुनाया तो उन्होंने बोला है दैट दिस विल लीड टू कंपार्टमेंटलाइजेशन, और उससे शायद बचना बहुत मुश्किल होगा। अतहर हुसैन जी, मतलब बात वही है कि रिजर्वेशन की जो सीमा है वो 50% मान ली गई थी जस्टिस साहनी वाले उसमें, और उसके बाद तमाम राज्य सरकारों में उसको बढ़ाने की, तमिलनाडु में वो लिमिट पार हुई और ये डिबेट आगे बढ़ा। तो अब ये एक नया आज का जो वर्डिक्ट है, जो मुझे लगता है एक खतरा दिखता है कि रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए भी इस वर्डिक्ट में कहीं ना कहीं एक दिखता है सिरा कि वो बढ़ सकता है, और ये इशू आगे आएगा कि रिजर्वेशन और समाज के और वर्गों को, अभी जैसे कहा गया कि ओबीसी और दलित के जो वीकर सेक्शन है उनको कैसे एडजस्ट किया जाए, ऐसा भी जिसका हमारे अग्रवाल साहब रेस कर रहे हैं। फिर महिलाओं के रिजर्वेशन की भी बात है, तो ये एक नया डिबेट को ये छेड़ता है आज का वर्डिक्ट। जी, अतहर हुसैन साहब, डॉक्टर आदिश अग्रवाल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से सरकार की तरफ से एक प्रपोजल आना, सुप्रीम कोर्ट में उसकी अनुमति मिलना और फिर उसका एग्जीक्यूशन होना, ये तीनों बहुत अलग मामले हैं। एग्जीक्यूशन किस तरह से होगा आज के इस वर्डिक्ट का, वो देखना होगा।